कि आज का जो विषय है वो है भोजन, स्वास्थ्य एवं रोग। अब सबसे पहले बात आती है, आप सब हमको बताओ कि अगर कोई भी गाड़ी है, 4 पहिया हो, 2 पहिया हो, रेल हो या हमारा एरोप्लेन हो, उसको चलने के लिए हमें फ्यूल की ज़रूरत होती है, जिसको हम हिंदी में ईंधन कहते हैं। उस ईंधन से वो वस्तु, वो गाड़ी चलती है। जैसे मान लो बस चलती है तो किससे चलती है? डीजल से चलती है। डीजल से चलती है। कार चलती है किसमें? पेट्रोल से चलती है ना? डीजल से चलती है। रेलगाड़ी, तो इन सबको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? पेट्रोल डीजल से मिलती है। लेकिन आप सब बताओ, क्या मनुष्यों को या जंतुओं को, हम सबको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? बताइए। बिल्कुल सही बात है। हम सबको जो ऊर्जा मिलती है वो हमें भोजन से मिलती है, अर्थात भोज्य पदार्थों से मिलती है। आज हमें यही बात समझनी है कि भोज्य पदार्थों से हमें किस प्रकार से ऊर्जा मिलती है और उस ऊर्जा का उपयोग हम किस किस रूप में करते हैं। तो आइए देखते हैं। आज का जो पहला विषय है वो है भोजन की आवश्यकता। भोजन की आवश्यकता विषय की अगर बात करें तो भोजन की आवश्यकता हमें इसलिए है क्योंकि हमें ऊर्जा चाहिए, और उसी ऊर्जा, जब हम भोजन करते हैं छात्रों, जब हम सब भोजन करते हैं या भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं तो उसमें होता क्या है कि उस भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। आपने देखा होगा, जब भूख लगती है तो हमें भोजन की जरूरत होती है, और हम जब भोज्य पदार्थ लेते हैं तो हमें थोड़े समय बाद ऊर्जा का एहसास होता है, ताकत का एहसास होता है। यानी हम भोज्य पदार्थ लेते हैं तो उस भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, और उस ऊर्जा से हम अपने दैनिक कार्य करते हैं। वो दैनिक कार्य उठना, बैठना, सोना, जागना, पढ़ना, है ना, लिखना, जितनी भी, यहाँ तक कि पलक भी अगर झपकती है तो उसमें भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यानी भोज्य पदार्थ की आवश्यकता या भोजन की आवश्यकता क्या है? तो वह है ऊर्जा प्राप्ति के लिए हम भोजन का ग्रहण करते हैं। दूसरा विषय है भोजन के परिरक्षण की आवश्यकता। परिरक्षण का मतलब होता है प्रिजर्वेशन, यानी भोजन को सुरक्षित रखना। भोजन को सुरक्षित कैसे रखा जाए और क्यों रखा जाता है? अगर भोजन को अधिक समय तक, अधिक अंतराल तक आपको सुरक्षित रखना है तो भोजन के प्रिजर्वेशन यानी परिरक्षण की आवश्यकता होती है। आप लंबे समय तक आप चाहते हैं कि एक बढ़िया भोजन जो कि स्वास्थ्यवर्धक हो, उसमें कोई खराबी ना हो, तो हमें निश्चित रूप से भोजन के परिरक्षण यानी प्रिजर्वेशन पर काम करना होगा। अभी हम आगे लेक्चर में आपको बताएंगे कि भोजन को सुरक्षित यानी जिसे हम परिरक्षण कहते हैं को, उसकी कौन कौन सी विधियां हो सकती हैं। तो पहले हम जानेंगे कि भोजन जो हमारा है वो भोजन हमारा किस प्रकार से खराब होता है, यानी भोजन किन कारणों से खराब हो सकता है, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो भोजन को नुकसान पहुंचाते हैं या उसको सड़ाने का काम करते हैं। एक एक करके हम लोग जानेंगे कि भोजन का खराब होना। भोजन के खराब होने का जो पहला कारक जिम्मेदार है वो है कवक, जिसको फफूंद भी आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं। तो ये जो हमारा कवक है ये वास्तव में क्या करता है? रोटी हो, डबल रोटी हो, अचार हो, फल सब्जी या चमड़ा, ये सारी चीजें जो भी हैं इन सब में फफूंद लगती है। और कब लगती है छात्रों? हम आपको बताएं कि जब भी, चाहे वो चमड़ा हो, लेदर का जूता हो, अचार हो, ये सारी चीजें जो बोर्ड पर लिखी हुई हैं, ये सारी चीजें नम स्थान पर रखी जाती हैं जहां पर नमी होती है। तो नमी वाले स्थानों पर ये हमारा जो कवक है, जिसको हिंदी में फफूंद कहते हैं, ये फफूंद बहुत तेजी से काम करता है। नम स्थानों पर इनकी वृद्धि का जो दर होता है वो बहुत तेज होता है, बहुत तेजी से ग्रो करती है। और जैसे ये ग्रो करती हैं, हरे कलर की एक फफूंद उस पर आ जाती है। आपने देखा होगा कि अगर घर में रखी हुई रोटी पर हल्का सा पानी पड़ जाए या नम जगह पर रखें। दूसरा ये हो सकता है कि ब्रेड, आपने ब्रेड में देखा होगा, अगर पानी की छींट आपने कुछ छींटे डाल दिया और 1 से 2 दिन रख दिया तो हरे कलर की ऊपर फफूंद जम जाती है। वास्तव में यही कवक है, और यही कवक उस भोज्य पदार्थ को खराब करने का काम, अगर उसमें फफूंद लग गई तो हमारे किसी काम का नहीं है, फिर हम उस भोजन का उपयोग बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे आपने देखा होगा घरों में अचार को यदि नम स्थान पर रख दिया जाए तो उस पर फफूंद लग जाती है, और अचार, हमारी माँ, हमारी दादी कहती हैं कि ये अचार खराब हो गया है। सुना है आपकी? नहीं सुना है? बहुत अच्छी बात। इसीलिए अचार हो या इन सारी चीजों को, इसको नमी से बचाकर रखा जाता है। दूसरा कारण है भोज्य पदार्थ को नष्ट करने का या उसके स्पॉयल यानी सड़ने का जीवाणु। जीवाणु जो होते हैं वो सर्वव्यापी होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? सर्वव्यापी माने सभी जगह पर इनकी उपस्थिति होती है। ये बहुत ही ये हानिकारक जीवाणु भोज्य पदार्थों को दूषित कर देते हैं। ये जितने भी जीवाणु हैं वो भोज्य पदार्थों को खराब करने का काम करते हैं, नष्ट करने का काम करते हैं, और इनसे हमारा भोज्य पदार्थ दूषित हो जाता है। अब अगर भोज्य पदार्थ दूषित हो गया, जिस भोज्य पदार्थ को हमें ग्रहण करना है, तो स्वाभाविक सी बात है उसी दूषित भोजन को आप प्राप्त करेंगे और आपको बीमारी, स्वाभाविक है कि बीमारियां आपको आ जाएंगी। कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? अगर आपने दूषित भोजन, ऐसा भोजन जिसमें जीवाणु का प्रकोप हो गया है, आपने ले लिया, तो आपको निमोनिया हो सकता है। अब छात्रों, निमोनिया क्या होता है? अगर निमोनिया की बात करें तो निमोनिया फेफड़े में सूजन की, यानी फेफड़े में एक संक्रमण की बीमारी है निमोनिया। और इसमें होता क्या है कि छींकना, जैसे ही आपके फेफड़े में दिक्कत होगी तो आप, स्वाभाविक सी बात है, सीना भारी हो जाएगा, आप छींकने लगेंगे, आपको बुखार आ जाएगा, और आपको क्या हो सकता है? हेडेक यानी सिर दर्द। ये सारे निमोनिया के लक्षण हैं, और भी तमाम लक्षण हैं जो कि आप डॉक्टर से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये अगर दूषित भोजन आपने ले लिया और वो दूषित जो कारण है उसका वो जीवाणु है, तो आपको निमोनिया हो सकता है, आपको हैजा हो सकता है छात्रों, आपको पेचिस, पेट खराब होना, पेट में दर्द हो सकती है, और उल्टी यानी वॉमिटिंग आना, ये सारे लक्षण आपको आ सकते हैं। यानी ये सारे दूषित भोजन यानी हानिकारक भोजन के कारण हो सकते हैं। और उसका कारण कौन है? कारण है एकमात्र जीवाणु। तीसरा है छात्रों ईस्ट। ईस्ट क्या होता है? हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया है, ईस्ट एक कोशिकीय जीव है जो कि बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। ईस्ट से क्या होता है कि ईस्ट मुख्य रूप से जितने भी भोजन है जो कार्बोहाइड्रेट वाले होते हैं,
जिसमें कार्बोहाइड्रेट की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। जैसे आलू हो गया, चावल हो गया, ये सब कार्बोहाइड्रेट रिच फूड हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक है। अब कार्बोहाइड्रेट वाली जो भोजन है उसको किसमें बदलता है छात्रों? उसको बदल देता है अल्कोहल में। और आपको पता है कि अल्कोहल क्या होता है? अम्लीय होता है। अब जब कार्बोहाइड्रेट को अल्कोहल में बदलेगा और अल्कोहल हमारा अम्लीय पदार्थ है, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारा भोज्य पदार्थ कैसा हो जाएगा? खट्टा हो जाएगा। और आपने सुना भी होगा कि अगर कोई भोज्य पदार्थ खराब हो गया तो हमारी घर की जो माँ है या हमारा जो भी खाना रसोइया देख रहा है वो कहता है कि ये भोजन खट्टा हो गया, अब ये खराब है, इसे हमें उपयोग में नहीं लाना है। सुना कि नहीं सुना है आपने? तो वो किस कारण होता है? वो इसी यीस्ट के कारण होता है, जो कि एक कोशिकीय जीव है और अल्कोहल बनने के कारण होता है। इस तरीके से आप तमाम कारण देख रहे हैं। कुछ आपने कुछ ईस्ट के बारे में सुना होगा, जैसे जो डबल रोटी होती है, या आपने राष्ट्रीय मिठाई का नाम सुना है? पता है राष्ट्रीय मिठाई कौन सी होती है? जलेबी। कौन सी? तो वो जलेबी जो है वो राष्ट्रीय मिठाई, चाहे वो जलेबी हो चाहे डबल रोटी हो, इसको फुलाने का काम, यानी कुछ ईस्ट ऐसे भी हैं जो लाभदायक हैं। अब इस डबल रोटी में या जलेबी में कुछ मात्रा में ईस्ट डालते हैं, 3 से 4 घंटे रखते हैं, जिससे कि वो डबल रोटी हो चाहे वो जलेबी हो, वो क्या होती है? फूल जाती है। यानी कुछ ईस्ट अगर हानिकारक हैं तो कुछ लाभदायक भी हैं। ये हम अभी बात कर रहे थे। इसके अलावा रोडेंट, कीट और पतंगे की बात करेंगे। तो रोडेंट क्या होते हैं? रोडेंट वो होते हैं जो कुतर कुतर के खाते हैं। आपने देखा होगा कुतर कुतर के खाने वाले जानवरों में चूहा है, बिल्ली है, खरगोश है, गिलहरी है, ये सारे रोडेंट होते हैं जो कुतर कुतर कर खाते हैं। अच्छा, ये बात आती है कि ये जो कुतर के खाने वाले जंतु हैं ये कौन कौन से अनाज को खाते हैं मुख्य रूप से? तो गेहूं है, चना है, मटर है, इन सारे जो हमारे भोज्य पदार्थ हैं, चना मटर है, इनको ये रोडेंट नष्ट करने का काम करते हैं, इनको कुतर कर खाते हैं। तो रोडेंट हमारे फसल के लिए नुकसानदायक होते हैं और किसानों को भी बहुत ज़्यादा मात्रा में इससे हानि होती है। अब हम बात करेंगे घुन की। घुन क्या होता है? गेहूं में या कुछ ऐसी दलहनी फसलों में ये उस बीज के अंदर चला जाता है, उन फसलों के अंदर चला जाता है, गेहूं के बीज के अंदर चला जाता है और उसको अंदर से खोखला कर देता है। तो ये भी हमारे लिए नुकसानदायक है घुन। अब बात आती है कीट पतंगों की। कीट पतंगों में आपने देखा होगा घर में सब्जी खरीद के लाए, जैसे एक उदाहरण के रूप में अभी हमने आपको कल ही हमें बताएं, हम गोभी खरीद के लाए और 2 गोभी, और स्वाभाविक सी बात थी वो दोनों गोभियों में क्या हुआ? कीड़े निकल आए। अब जब कीड़े निकल आए तो वो सब्जी उपयोग में आ सकती? नहीं आ सकती, बिल्कुल नहीं आ सकती है, वो उसका उपयोग नहीं कर सकते। तो ये कीट पतंगे भी हमारी फसल को, हमारे भोज्य पदार्थों को खराब करने का काम करते हैं, इनसे नुकसान होता है। ऐसे गोभी है, मूली है, चुकंदर में भी आपने ये बातें देखी होगी। अब बात आती है कि हमने अभी पढ़ा कि 4 तरीके से भोज्य पदार्थ को नुकसान पहुंच रहा है, हमारे भोज्य पदार्थ नुकसान 4 प्रकार से हो रहे हैं। तो सवाल आता है ना कि इन भोजन को अब सुरक्षित कैसे रखा जाए? अगर इन भोज्य पदार्थों को इतने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंच रहा है तो हमें निश्चित रूप से अब उसके परिरक्षण की बात करनी होगी, यानी भोजन किस प्रकार से सुरक्षित किया जाए, भोजन के परिरक्षण की विधियों पर हम बात करने वाले हैं। कैसे भोजन को बचाया जाए, आइए एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहला विधि है भोजन को क्या करना छात्रों? भोजन को सुखाना। भोजन को सुखाना, आपने देखा होगा कि अचार बनाने से पहले उस पर नमक लगा करके और उसको हमारे घर की महिलाएं, माताएं, बहनें उसको सुखाती ही नहीं सुखाती, जिससे कि उसमें जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है वो जाए, निर्जलीकरण जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में इसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। छात्रों, डिहाइड्रेशन माने होता है, या वाष्पीकरण मतलब वाष्प के रूप में जल का बाहर निकलना। यानी अगर पानी कम रहेगा, स्वाभाविक सी बात है कि अगर किसी भी भोज्य पदार्थ को सुखा रहे हैं हम, तो उसमें तेज धूप लगेगी, उसमें वाष्पीकरण होगा, यानी पानी उसमें से बाहर निकलेगा और सूक्ष्म जीव के पैदा होने के जो चांसेज हैं वो कम होंगे। स्वाभाविक सी बात है छात्रों, जब सूक्ष्म जीव कम होंगे तो हमारा जो भोज्य पदार्थ है वो परिरक्षित हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा, संरक्षित हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कौन कौन सी फसलें हो सकती है जिसको सुखा करके हम लोग सुरक्षित करते हैं। दाल है, पापड़ है, आलू चिप्स है, सिवैया है। वाह भाई, सिवैया तो सब लोग खाई होंगे, मीठी होती है ना, बहुत मजेदार होती है, मुंह में कुछ नहीं। आंवला है, गोभी है, चना है, ये सारी जो फसलें हैं, ये सारी फसलें हम सुरक्षित कर सकते हैं। और वो तरीका कौन सा है? वो तरीका है निर्जलीकरण या सुखा करके। दूसरा है बच्चों उबालना। दूसरा क्या है? किसी भी भोज्य पदार्थ को आपने देखा होगा, जैसे एक उदाहरण ले लें, दूध को आप उबाल देते हैं तो उसमें मौजूद जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। जब आप अधिक तापमान पर दूध को गर्म करते हैं तो उसमें मौजूद जीवाणु बिल्कुल से नष्ट हो जाते हैं, और जीवाणु नष्ट हो जाएंगे तो वो पदार्थ हमारे लिए उपयोगी होगा कि नहीं होगा? स्वाभाविक सी बात है वो उपयोगी हो जाएगा। तो आपने 2 विधियां अभी तक जानी, पहला सुखाना और दूसरा कौन सा? उबालना। तीसरी विधि आपके सामने आ गई है ठंडा करना, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग। क्या कहते हैं छात्रों? हम सबके घर में प्रायः फ्रीजर होगा, जिसको हम रेफ्रिजरेटर या फ्रिज कहते हैं शॉर्ट में। फ्रीजिंग करके भोज्य पदार्थों को, अगर फ्रीजिंग में हम 18 डिग्री सेल्सियस या उससे कम का तापमान प्रयोग में ला रहे हैं, 18 डिग्री सेल्सियस या उससे, तो हमारा भोज्य पदार्थ संरक्षित रहेगा, सुरक्षित रहेगा, ज़्यादा समय तक हम उसका उपयोग कर पाएंगे। तीसरा है यहाँ पर प्रशीतन। ये एक नई प्रक्रिया है, इसको आपको समझना होगा। प्रशीतन बहुत ही आम तौर पे घरों में प्रयोग में आने वाली विधि है। इसमें होता क्या है कि ऐसी सब्जियां जो हरी हैं उसको प्राय क्या करते हैं? ठंडे स्थान पर रख देते हैं और गीले कपड़े से ढक देते हैं। आपने देखा होगा जो भी घर में साग वगैरह होता है, चौराई का साग, मूली का साग, अन्य साग, उसको क्या करते हैं? ठंडे स्थान पे ओस वगैरह के नीचे रख देते हैं और ठंडे कपड़े से या नम कपड़े से, गीले कपड़े से उसको ढक देते हैं। ये हमारी विधि प्रशीतन कहलाती है। दूसरा है अगर सब्जी बांध लो, ये तो हो गई हमारी ऐसी सब्जी जिसका जो अभी बनी नहीं है ना, हरी है, लेकिन अगर सब्जी बन चुकी है यानी पक चुकी है तो उस सब्जी को सुरक्षित करने की भी विधि प्रशीतन कहलाती है। और उसमें हम क्या करते हैं? उस बनी हुई सब्जी को एक भगोने में रखते हैं और उस भगोने को किसी ठंडे पानी में तैरा देते हैं।
अब हमने उस भगोने को ठंडे पानी में तैरा दिया तो हमारा भोजन काफी समय तक ताप कम रहने के कारण सुरक्षित रहेगा और लंबे समय तक हम उसका उपयोग कर सकते हैं। एक और रोचक बात है, जो हमारे घर पे फ्रिज है जिसको हम रेफ्रिजरेटर कहते हैं, उसका तापमान अगर 7 डिग्री सेल्सियस से लेकर के और 10 डिग्री सेल्सियस के बीच का ताप है छात्रों, तो उसमें फफूंद, उसमें जीवाणु, इन सब के पनपने का, इन सब के ग्रो करने के चांसेस बहुत कम होते हैं, जिससे हमारा भोज्य पदार्थ लंबे समय तक रहता है और हम उन भोज्य पदार्थों का उपयोग भी बहुत लंबे समय तक कर पाते हैं। अगर हम ऐसे भोजन का उपयोग करेंगे जो सड़ेगा नहीं, जो अभी उसमें खराबी नहीं आई है, जिसमें अम्लता नहीं आई है, यानी स्वस्थ भोजन का उपयोग करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है हमारा जो शरीर भी होगा वो भी स्वस्थ होगा। और हम सब, आपको पता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है, तो अगर स्वस्थ शरीर रखना है तो परिरक्षण की इन विधियों का उपयोग करना होगा और अपने स्वस्थ मस्तिष्क से आगे की पढ़ाई जारी रखना है साथ छात्रों। और आगे के लेक्चर में हम लोग संचारी और संचारी रोग के बारे में, उनकी तमाम विधियों के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।